I hope you all are doing good. I, Ashima, on behalf of NLTI, welcomes you to the Falcon Batch, where we ensure your free flight to your favorite NLU. Now, today in our legal reasoning class, we will be starting with the first subject, that is criminal laws. So, let's just start. Now, talking about criminal laws, in this class, I will be telling you about the basics of criminal law, right? Basics भी नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे points बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप पढ़ रहे हो criminal laws. Also, the topics which I will be covering in this class, they have usually been seen in the previous year questions of CLAT, right? इनसे passages आए हुए हैं already, right? So, देखते हैं कौन कौन से topics हैं. So, today's class is all about understanding the basics of Indian criminal justice system. Not only criminal laws, but the criminal justice system. Right? Start करते हैं. First thing first, जब भी आप criminal laws पढ़ रहे हो, तो आपको एक basic सी चीज समझ आनी चाहिए that there is a difference between civil law and criminal law. राइट एंड वो क्या डिफरेंस है, कैसे आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, वो सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे. लेट्स जस्ट बिगिन. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या है. आपने कोई क्राइम होता हुआ देखा तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये एक सिविल ऑफेंस है या फिर क्रिमिनल ऑफेंस है, कैसे आप उसको डिस्टिंग्विश करोगे. तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप नेचर ऑफ द ऑफेंस को डिस्क्राइब कर रहे हो. नाउ लेट्स जस्ट सी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सिविल लॉज होते हैं ना, देयर द इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर बीइंग टॉक्ड अबाउट. अब इसका क्या मतलब है, अब मैं यहाँ पे एक ना छोटा सा एग्जाम्पल लिख के आपको बताती हूँ. लेट्स से देयर इज A and B, these are two parties, right? They have formed a contract between each other, right? And they have said कि अगर हम में से कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है या कोई भी अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करता है तो वो दूसरे बंदे को 2000 रुपीज देगा, दूसरे इंसान को 2000 रुपीज देगा, राइट? यू अंडरस्टूड दिस. नाउ अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जहां पे बी ने अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया तो यहाँ पे ही विल हैव टू गिव 2000 रुपीज टू ए. समझ आ गया? सो पार्टीज हैव अग्रीड कि कोई भी हम दोनों में से अगर ब्रीच करेगा कॉन्ट्रैक्ट को तो वो 2000 रुपए कॉम्पनसेशन देगा दूसरी पार्टी को, राइट? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल राइट्स की और इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस की. ऑब्लिगेशन क्या है कि इन केस ऑफ ब्रीच यू विल हैव टू पे 2000 रुपीज, राइट? हम यहाँ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, दैट इज पार्टीज की बात करते हैं. एंड व्हाई डिड आई एक्सप्लेन यू इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आपको याद रहे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो सिविल लॉ का पार्ट होते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज देयर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ टू इंडिविजुअल्स आर इन क्वेश्चन. अंडरस्टूड? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दिस. दूसरे हाथ पे क्रिमिनल लॉ देखेंगे हम, जहां पे हम ये समझेंगे offenses against the society or a state. How? Let's say there is a theft in your society or let's say there is a robbery in your society, right? अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगी. ये A है and इसके 5 फ्रेंड्स हैं, B, C, D, E and F. ये सब एक सोसाइटी में रहते हैं. Now there is a robbery at their place. In their society, not at their place but in their society. This is a big society and यहाँ पे ये जो X घर है यहाँ पे एक robbery हुई. Now the entire society gets to know about it and there is a feeling of fear in everybody's heart. Why? Because क्या पता next घर उनका हो, right? So this is how criminal offenses they affect the society at large, right? So offenses against the society or the state are termed as criminal offenses. Understood? Now, second thing, the plaintiff. Plaintiff is the one who takes the complaint against the defendant, right? Understood? And here, the state or the prosecution takes the case or files the case, right? तो parties का difference क्या है यहाँ पे? Civil law में we have plaintiff
who takes the complaint, right? And in criminal law we have the state or the prosecution. Why? Because it is an offense against the state, right? Understood? Now next thing, standard of proof, preponderance of evidences, right? So here we decide or we try to prove by evidences, right? On the other hand, beyond reasonable doubt means that there shouldn't be any doubt on whether the accused has committed this offense or not. So here I mean to say कि जब तक कोई भी offense 100% prove नहीं हो जाता, right? The person is not proved guilty, तब तक हम लोग उस पे नहीं मानते that he has actually committed any crime, right? Understood? Now coming to the outcome. So outcome क्या होती है? Civil laws में we have compensation and criminal laws में punishment और imprisonment होती है, right? Let's see how. Compensation का मतलब होता है वो amount which is paid by the accused to the aggrieved party. And why do we pay compensation? Compensation क्यों देते हैं यहाँ पे? To restore the position of the plaintiff, right? To restore the position of plaintiff, right? Let's say यही वाला केस लेंगे हम. A ने B से कॉन्ट्रैक्ट किया, B was not able to fulfill his duties, so उसको 2000 तो देने ही पड़ेंगे. Moreover, let's say कि A नहीं मानता वो 2000 देने के लिए. Now B takes the case to the court. B being the plaintiff, he takes the case to the court and court ने कहा कि भाई A जो है अब B को 5000 रुपीज पे करेगा because 3000 रुपया जो B का है वो केस को फाइल करने में भी चला गया, right? So this is compensation. And why was this compensation awarded? ताकि B जिस पोजीशन पे था पहले वो उसी पोजीशन पे वापस आ जाए. Is this clear? ये होता है main motive of compensation, right? Now, in criminal laws, punishment can be given, and punishment in terms of fines as well as imprisonment and death penalty can be awarded. Is this clear? Now, next examples पे आते हैं. breach of contract, torts, right? इसके अलावा contracts, torts, right? And breach of trust. They are all what? Civil laws. Then criminal laws में theft हो गया, murder हो गया, rape हो गया. They are all criminal offenses, right? Is this clear? Now moving ahead. Now we'll start with the scope of criminal laws. Now what do I mean by the scope of criminal law? Scope का मतलब होता है कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है एंड क्या क्या चीजें कवर होंगी इन दिस पर्टिकुलर लॉ. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट नाउ. व्हाट डज क्रिमिनल लॉ कवर? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडियन पीनल कोड. पीनल से हमें समझ आना चाहिए, पीनल का मतलब होता है पनिशमेंट्स, राइट? वेयर इन द ऑफेंसेस आर मेंशन्ड अलोंग विद द पनिशमेंट्स, राइट? और अब इसका नया नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता, दैट इज BNS, राइट? इट वाज जुलाई 1, 2024, जहां पे तीनों जो क्रिमिनल लॉज है हमारे उनको चेंज कर दिया गया था एंड उनकी जगह पे हमारे पास ये लॉज आए थे. नाउ बाय चेंज आई विल लाइक टू टेल यू हियर कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नोबडी विल आस्क यू इन द पेपर कि कौन से सेक्शन में क्या था, राइट? मोर ओवर द प्रोविजंस ऑफ the IPC, CRPC and the Indian Evidence Act are somewhat the same. There are minor changes, but you need not worry about that, right? To all the CLAT aspirants, there is nothing to worry about that and there is no need to go through each and everything again, right? Now, Code of Criminal Procedure. Code of Criminal Procedure, that was an act which was laid down in 1973. अब इसका नाम क्या चेंज हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, that is BNSS, right? And the Indian Evidence Act, which talks about the evidences and the admissibility of the evidences in the court of law, right? तो इसका नाम अब हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, right? I hope this is clear to everyone.
Now, also apart from this, we have special laws like NDPS, that is Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act, right? जहाँ पे drugs से related cases. Then we have POCSO, one of the most talked about acts, right? जहाँ पे we try the offenders who have committed sexual acts or who have sexually assaulted the minors are held, right, under POCSO. So all these acts are special laws under which all the criminal offences apart from those mentioned in the Indian Penal Code are held, right? Now, talking about the key areas here. So offences against person में क्या क्या आ जाएगा? Murder, assault, right? All these things come under offences against a person. Then offences against property like theft, robbery, right? Then white collar crimes like fraud and corruption, they are all a part of criminal laws, right? Understood? Is this clear to everyone? Again, I keep on repeating in my videos that if you have any doubts, you need to comment down in the comment section and I will definitely reply back to you, right? Now, let us start with Article 20. अब ज़्यादातर बच्चे जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है लॉज का, उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आर्टिकल्स आर ओनली देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? जब भी मैं आर्टिकल बोलूँगी आपको समझ आना चाहिए कि रेफरेंस दे रहे हैं मैम यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट? इन ऑल द अदर लॉज, राइट, इन ऑल द अदर लॉज एंड ऑल द अदर एक्ट्स आई टॉक अबाउट, वी हैव सेक्शंस, राइट? तो आर्टिकल 20 मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, राइट? आर्टिकल 20 में वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन. कन्विक्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज कन्विक्शन, राइट? नाउ लेट्स जस्ट सी, लेट्स से कि आपने कोई ऑफेंस कमिट किया. अब क्या होगा? आपने ऑफेंस कमिट किया, द पुलिस विल गेट टू नो, दे विल जस्ट टेक यू अवे, राइट? तो उस केस में उसके बाद आपके पास क्या क्या राइट्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे. नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस, राइट? लेट्स से ये ए है एंड ए ने 1 जनवरी 2025 को एक ऑफेंस कमिट किया जिसका नाम था थेफ्ट. दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट वे. ए ने 1 जनवरी 2025 को एक ऑफेंस कमिट किया जिसका नाम था थेफ्ट. बट इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जहां पे थेफ्ट डिफाइंड है और उसकी पनिशमेंट गिवन है. देयर इज नो लॉ इन इंडिया जहाँ पे थेफ्ट दिया हुआ है एंड उसकी पनिशमेंट दी हुई है. दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन व्हिच आई एम टेलिंग यू, राइट? तो यहाँ पे ए कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस. व्हाई? बिकॉज अभी तक ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, कोई ऐसा ऑफेंस ही नहीं है, तो किस चीज के लिए ट्राई करोगे आप ए को, राइट? अंडरस्टूड? नाउ हाँ, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. Now this is something which you need to understand. अब यही वाला हम लोग केस लेंगे. So this is A, right? A ने offense किया of theft on 1st Jan 2025. राइट? एंड 1st Jan 2025 में जो पनिशमेंट थी फॉर थेफ्ट दैट वाज 2 years of imprisonment minimum, 2 years of imprisonment minimum, 2 months of imprisonment, right? Minimum 2 months of imprisonment plus a fine of 500 rupees, right? ऐसे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, राइट? अ फाइन ऑफ 500 रुपीज. तो अब यहाँ पे किस चीज के लिए उसको सजा होगी एंड क्या उसके लिए हमारा इम्प्रिजनमेंट या पनिशमेंट होनी चाहिए? यही पनिशमेंट होनी चाहिए, राइट? अब लेट्स से कि अब जब ट्रायल चल रहा है एंड ट्रायल के बाद द डेट ऑफ द जजमेंट इज, डेट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सेम ऑफेंस इज
सितंबर 2025। तो 10 महीने निकल गए। 10 महीने के बीच में यहाँ पे एक डेट थी, दैट वाज 1 अगस्त 2025, जहाँ पे इन्होंने जो ये पनिशमेंट थी इसको रिवाइज कर दिया और उसको मिनिमम 3 मंथ्स का कर दिया प्लस अ फाइन ऑफ 8,000 रुपीज कर दिया। राइट, तो अब बताओ कौन सी पनिशमेंट यहाँ पे होनी चाहिए? प्लीज कमेंट डाउन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। राइट, तो यहाँ पे आई विल बी टेलिंग यू द आंसर कि यहाँ पे जो सजा मिलेगी ए को, दैट विल बी 2 months प्लस 500 रुपीज। Why? Because it is clearly mentioned कि जिस टाइम पे ऑफेंडर ने ऑफेंस कमिट किया उस टाइम पे जो सजा होगी वो ही आपको मिलेगी। Is this clear? Is this clear to everyone? That the offender will be subjected to a penalty, cannot be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense. Now this line is clear to everyone? Okay. Now we will be moving ahead and I'll just erase this here, right? Okay. So now we'll move ahead and we'll try and understand the other concept. So is this clear? Ki first thing first, that no person will be convicted of any offense which at the time of commission of the offense is not an offense, right, in the eyes of law. Secondly, किसी को भी nobody can be subjected to a greater penalty than what is already mentioned in the law at the time he committed the offense, right? इसको ऐसे याद रखो। Next, secondly, ये point clear है, तो यहाँ पे we have 2 pointers, right? Now, second point, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. ठीक है, अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। इसको हम बोलते हैं डबल जेपडी, राइट? अब CRPC में there is a provision which says that basically bars the trial of a person not only for the same offense but also for any other offense on the same facts, right? Is this clear? Now I'll give you an example here. Let's say आपने क्यों, किसी और ने, let's just take an example here. Let's say this is A. He committed a theft, right? And he had been penalized, right? And he was imprisoned for 2 years, right? इसने theft commit करा 2023 में, तो अब January 2025 में ये जेल से वापस आ गया, right? He has come back from the imprisonment. Got it? तो इसको 2 साल की सजा हुई, जिसके बाद ये वापस आ गया। Now, अब क्या हुआ, इसने 2025 फरवरी में फिर दोबारा से एक और चोरी करी, राइट? गॉट इट? इसने एक और चोरी करी 2025 में। नाउ he will be penalized for what he did here in February 2025 and not for what he did back then in 2023. तो इसको हम चोरी 2.0 बोलेंगे, चोरी 1.2 नहीं बोलेंगे, राइट? अंडरस्टूड? सो ही विल बी चार्ज फॉर द ऑफेंस दैट इज दिस। समझ आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? दिस इज डबल जेपडी, कि आप एक ही चीज के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दोगे। दैट इज व्हाट डबल जेपडी मीन्स, right? So CRPC also bars the trial of a person not only for the same offense, right, but also for any other offense on the same facts. Clear, right? Now moving ahead, if you have any doubts anywhere, please comment down in the comment section below so that I can come up with clear explanation of what you haven't understood, right? Now moving ahead to the third point, right? Now, let's just talk about self-incrimination. What do I mean by self-incrimination? Self-incrimination का क्या मतलब है? This is the third thing.
no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. राइट आप किसी भी अक्यूज को ये थोड़ा ना बोल सकते हो जाके नो यू विल हैव टू स्टैंड एज अ विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ. यू कैन नॉट डू दैट. राइट व्हाई? बिकॉज द अक्यूज्ड हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, राइट, फ्रॉम कन्विक्शन. दिस इज व्हाट इट इज. सो सेल्फ इंक्रिमिनेशन सेज right to remain silent includes narco test ban without consent. right? अगर आपसे आपका नार्को टेस्ट किया जा रहा है या आपसे कोई टेस्ट किया जा रहा है विदाउट योर कंसेंट, यू कैन ऑलवेज से नो आई डोंट वांट टू गेट इट डन. राइट? द ऑफेंडर्स कैन ऑलवेज से दैट नो वी डोंट वांट टू गेट इट डन. राइट? बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड अंडर सेल्फ इंक्रिमिनेशन. Right? It is a part of due process of law. Apart from that, it covers both oral and documentary evidence. Right? Now, right to stay silent is covered under this right to self-incrimination as well. I hope this is clear. Apart from this, it can only be used in criminal proceedings. In civil proceedings, you cannot use self-incrimination. I hope this is clear to everyone. Now, moving ahead to Article 21. So, talking about Article 21, what is Article 21? Article 21 is one of the most important rights and also one of the absolute rights that an Indian citizen has, right? What is an absolute right? Absolute right is such a right which cannot be taken away from you no matter what. Right? So, Article 21, it is an absolute right. And also, it is an absolute fundamental right. Right? Right to life and personal liberty. Now, why are we studying right to life and personal liberty, and which all attributes of this ensure that the convicts or the accused are protected? This is what we are going to learn here. So, no one shall be deprived of life or personal liberty except procedure established by law. Procedure established by law का मतलब जो लॉ में प्रोसीजर दिया हुआ है. प्रोसीजर कहाँ दिया होता है? सीआरपीसी में दिया होता है. तो एज पर सीआरपीसी अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो आपको सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलना है. एंड एज पर सीआरपीसी जो भी प्रोसीजर मेंशन्ड है आपको हर एक प्रोसीजर को फॉलो करना है. अदरवाइज you cannot do that, right? So expanded through judicial interpretation, that is मेनका गांधी's case. So due अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि प्रोसीजर established by law किस केस में आया था? मेनका गांधी के केस में आया था. Now what was this मेनका गांधी case? मेनका गांधी case was a celebrated case wherein मेनका गांधी, who is a celebrated politician, right? She was banned from taking a flight, right? The authorities banned her from taking a flight, right? And her passport was kept with the authorities. Now, she asked the authorities that why did you take my passport and what was the procedure that you followed, right? So herein, the court decided that the procedure established by law has to be followed, right? So that is why Menaka Gandhi's case relates to procedure established by law. I hope this is clear. Don't get into the depth of the case. Why? Because nobody is going to ask you any question related to the case. You need to understand what is being said here, right? Right to free trial. What do I mean by fair trial? Sorry, right to fair trial, right? What do I mean by fair trial? So Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, along with Article 14 of the Article 14 of the same covenant, it talks about equal rights before the court of law, right? And it also here it became the basis of right to fair trial, right? Fair trial का क्या मतलब है? Fair trial का मतलब है कि जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रायल कंडक्ट होगा, right? Now, fair trial will include audi altrum partem, right? Fair judges, that is
that is unbiased judges, right? All these things are considered under right to fair trial. Right to legal aid. Legal aid का क्या मतलब है? Legal aid is also mentioned under Article 39A of the Indian Constitution, which is a DPSP, right? अब Article 39A के अंदर it is the duty of the state to make sure that every citizen gets free legal aid if he or she is not able to hire a legal aid for himself or herself, right? That is mentioned under Article 39A as well plus Article 21, right? So right against custodial torture. फ्री लीगल एड क्या होता है कि अगर आप नहीं किसी तरह से लीगल एड हायर कर सकते तो स्टेट आपको प्रोवाइड करता है एडवोकेट्स एंड द लीगल हेल्प जो आपको चाहिए होती है इन केस देयर इज अ केस व्हिच हैज बीन फाइल्ड इन योर नेम, राइट? नाउ राइट अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर. कस्टोडियल टॉर्चर क्या है? कस्टोडियल टॉर्चर होता है व्हेन अ पर्सन इज इन कस्टडी एंड अगर उसे टॉर्चर किया जा रहा है व्हिच इज नॉट एट ऑल अलाउड, राइट? उसे टॉर्चर किया जा रहा है तो उसके पास क्या राइट्स हैं? सो सेक्शन 331 ऑफ आईपीसी penalize such custodial torture if such custodial torture has been done to take any sort of confession from the accused, right? Now section 24 of Indian Evidence Act also talks about the custodial torture, right? And the evidences which have been taken by torturing the accused. Speedy trial. Speedy trial means कि भाई केसेस को सालों साल नहीं लटके रहने देना है. There has to be speedy trial and speedy justice should be provided. And it was held by Hussain Ara Khatun's case, wherein the court said that it is a plight of the Indian judiciary wherein the people's trial just keeps on hanging for years altogether. And people who are charged for petty offenses, they have to be in the custody for such a long while, right? So that is why speedy trial का concept आया कि भाई इतना लटका के नहीं रखना है हमने cases को और हमने cases को जल्दी खत्म करना है. So it is all mentioned under Article 21. So you have a right to speedy trial as well. I hope this is clear to everyone. Now moving ahead to the next topic, which is preventive detention. अच्छा ये बताओ मुझे what is the difference between arrest and detention? Detention क्या होता है? क्या किस तरह का detention होता है? Right? And why do we talk about detention? Detention क्या है? See, let's just start. So detention क्या होता है ये हम समझेंगे. Article 22 of the Indian Constitution, it talks about detention, right? तो detention दो तरह का होता है, right? One is preventive detention, right? And the other one is detention, which we usually talk about, right? So preventive detention क्या है और preventive detention कहाँ पे यूज होता है? As the name itself suggests, preventive detention. तो preventive क्या हो गया? रोकने के लिए. Detention is the tool which prevents something from happening, right? And what is that something? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वहां यूज होता है जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, राइट, कि ये इंसान कुछ गलत कर सकता है और दिस पर्सन कैन हार्म समबडी, दैट पर्सन इज डिटेन्ड, right? So detaining a person to prevent the commission of a crime is the main motive behind preventive detention, right? Now what is the legal framework? Constitution में article 22, right, and other acts also, they also talk about preventive detention. Now what are the key features here? There is no requirement of actual offense. चाहे offender ने कुछ किया है चाहे नहीं किया, he can be offended just on the basis of suspicion, right? He can be detained, sorry I said offended, he can be detained just on the basis of suspicion. Secondly, detention without trial. यहाँ पे ना ट्रायल की जरूरत नहीं होती. ट्रायल कब होता है? once some act has been done, but यहाँ तो एक्ट हुआ ही नहीं ना कोई, यहाँ पे कोई
क्रिमिनल एक्ट हुआ ही नहीं, तो फिर ट्रायल की क्या जरूरत है। एंड दिस डिटेंशन कैन गो अप टू 12 months, right? Next, limited rights, right? So in preventive detention a person has limited rights. हमने rights कहाँ पे बात करी? आर्टिकल 21 में भी हमने बात करी। Apart from that we talked about in article 20 as well, right? तो यहाँ पे जो preventive detention है उसमें जो accused है उसके पास limited rights होती हैं। And कौन कौन सी limited rights होती हैं? There is no legal representation that is given to the person, right? And no disclosure of all grounds. उसको ये भी नहीं पता होता कि on what grounds has he or she been detained, right? I hope this is clear. Preventive detention is clear to you. You should just know the meaning. Apart from that, you should know the key features, and you have to find the key features in the passage that will be given to you, right? Moving ahead to concept of bail. अब bail क्या होता है? Now we all have been listening to this word bail. हमने सबने ये word सुना है Bollywood movies में, in our general lives as well. But do we know what is bail? Let's just talk about that. So the provision of bail, right? Bail is a temporary release of an accused pending trial. कि जब आपका ट्रायल चल रहा है उस टाइम पे accused को जो temporary relief मिलता है उसे हम bail बोलते हैं, right? What are the types of bail? First is a regular bail, which can be awarded after arrest of a person, right? Which can be awarded after a person has been arrested, right? After a person has been arrested but the trial is still going on, he can file for a regular bail. But anticipatory bail क्या होती है? Anticipation का मतलब होता है beforehand, right? So before the arrest, right? Section 438 of CRPC. अब बेल के जो प्रोविजंस है दे आर गिवन अंडर सीआरपीसी, राइट? तो 438 ऑफ सीआरपीसी इट टॉक्स अबाउट एंटिसिपेटरी बेल, राइट, व्हिच इज बेल बिफोर अरेस्ट। सो यहाँ पे जब किसी अक्यूज्ड को ऑलरेडी एप्रीहेंशन हो जाता है कि आई कैन बी अरेस्टेड, ही फाइल्स फॉर एंटिसिपेटरी बेल। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इंटरिम बेल, व्हाट इज इंटरिम बेल? टेम्पररी अंटिल द फाइनल ऑर्डर, राइट? जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आया, ट्रायल और फाइनल ऑर्डर के बीच में जो बेल होगा वो आपका इंटरिम बेल होगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर कंसिडर्ड हियर? नेचर ऑफ ऑफेंस, कि आपने किस तरह का ऑफेंस कमिट किया है। लेट्स से देयर इज अ ग्रेव ऑफेंस एंड यू पोज अ थ्रेट टू द सोसाइटी, तो ऑब्वियसली द जुडिशरी और द जजेस कैन डिक्लाइन योर बेल, राइट? सेकेंडली प्रायर रिकॉर्ड, कि अगर आप एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो, राइट, एंड आप जाके बेल मांग रहे हो एंड द जजेस फील दैट नो दिस पर्सन शुडंट बी अलाउड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, देन दे कैन डेफिनेटली डिक्लाइन योर बेल रिक्वेस्ट, राइट? देन फ्लाइट रिस्क, कि आप कहीं चले जाओगे, यू रन अवे, राइट, तब भी आपको जो बेल है वोंट बी ग्रांटेड। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट नेचुरल जस्टिस, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट? नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि what all points should be considered while making sure that it is free and fair, right? यहाँ पे ना कट कर देना, free and fair वाला ना फंबल हो गया, थोड़ा उसको कट कर देना, right? हाँ, so let's just talk about natural justice. So what is natural justice? We will be talking about the basic principles and we'll be understanding a few maxioms which talk about natural justice, right? Natural justice का सबसे पहला जो principle है that is nemo judex in causa sua, which means no one should be a judge in their own case. Why? Because हमें पता है कि अगर हमें कुछ decide करना है so it should be unbiased, right? The deciding authority should be unbiased. So a person who is a judge in his or her own case can never be unbiased. So this is the logic behind this. Second, odi altrum partem. Odi altrum partem का क्या मतलब है? Let's say this is A and this is B. ये दोनों parties हैं to an offense, and this is C who is the judge. So judge has to listen to the pleadings of both the sides and then only decide. Let's say A नहीं आ रहा बहुत टाइम से ट्रायल के लिए, A कुछ भी नहीं बोल रहा है and judge gives the definition, gives the judgment. He cannot do so. Why? Because सिर्फ एक पार्टी को सुन के आप डिसीजंस नहीं दे सकते, राइट? देन रीजन्ड डिसीजंस, सो ऑर्डर्स मस्ट बी बैक्ड बाय डिसीजंस, बाय रीजन, सॉरी, राइट? सो यहाँ पे
कुछ भी अगर डिसाइड होता है, कोई भी जजमेंट आती है, सो देयर द जज गिव्स द रीजन बिहाइंड इट, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. नाउ application in criminal laws, it ensures free trial, unbiased investigation and opportunity to be heard. I hope this is clear to everyone. कोई doubts हैं तो आप पूछ सकते हो, right? Now we'll be talking about FIR. FIR के बारे में किस किस को पता है? If you already know about FIR, please comment down in the comment section below. I would love to read what all you guys already know about FIR. Right? So let's just talk about FIR. So it is the first step in criminal justice process under section 154 of CRPC. Right? FIR क्या होता है? First information report, wherein the information that you provide about the offense, that is the petitioner, he provides about the offense, is written down or taken into consideration. Right? So who can file it? The victim, the witnesses, or any person with the knowledge of the offense, right, can file an FIR. Let's say there is a theft in your locality, right? Now the person with whom the theft has been committed is not in a state to go to the police station. You are the witness, you go to this police station and you tell about all the facts and all the details of the theft that just took place. So that will be an FIR, right? What should it contain? Essential facts and not evidences. वहाँ पे आप evidences नहीं देते हो कभी भी. FIR में evidences नहीं होते. Evidences are provided during the time of trial, right? FIR में सिर्फ essential facts होने चाहिए. कब हुई चोरी, कहाँ हुई चोरी, किसने की, have you seen the offender, right? All these things are there in the FIR, right? How does the offender look like? Now, what is the significance? It triggers police investigation because इसके बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है. जब तक पुलिस को नॉलेज ही नहीं होगी तब तक पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, right? So this is the main logic behind filing an FIR, right? It is the importance of FIR which makes sure that it triggers the police investigation, right? Now moving ahead to zero FIR. अभी तक हमने FIR के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे zero FIR के बारे में. Before that, I would like to talk to you about jurisdiction. So ये word बहुत ज़्यादा repeat होता है. Jurisdiction का क्या मतलब होता है? Jurisdiction का मतलब होता है कि कितने एरिया में, या फिर दो तीन तरह की jurisdiction होती है. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा. एक तो होती है pecuniary, ठीक है, देन वी हैव एरिया वाइज, ठीक है, कि कितना एरिया है जो आपके कंट्रोल में है. पिक्यूनरी का मतलब होता है कितना अमाउंट का जो ऑफेंस है वो, राइट? सो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम एरिया की बात कर रहे हैं. हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया डिफाइंड है. लेट्स से दिस इज द बाउंड्री व्हिच इज डिफाइंड. दिस इज, लेट्स से दिस इज सेक्टर 1 of any area, right? And यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है. Now what happens is कि सेक्टर 1 में let's say एक एक्सीडेंट हुआ, right? सेक्टर 1 में एक एक्सीडेंट हुआ, right? And आपको पता चला कि भाई सेक्टर 1 में एक एक्सीडेंट हुआ है, right? Now you quickly run to the police station, but there is nobody in the police station. You go to sector 2's police station, right? आप सेक्टर 2 के पुलिस स्टेशन में चले जाते हो और वहां पे आप एक FIR लिख देते हो. So now sector 2's police station cannot say कि भाई हम लोग आपकी FIR नहीं लिखेंगे, right? Why? Because यहाँ पे एक urgency का केस है, plus there was nobody there in sector 1. राइट, सो आप सेक्टर 2 में जाते हो, वहां पे अपना FIR लिखवाते हो, एंड ये जो FIR है इसको हम बोलेंगे जीरो FIR. बिकॉज जीरो का मतलब होता है क्योंकि जुरिस्डिक्शन नहीं थी ओवर दैट एरिया वेयर इन द ऑफेंस टुक प्लेस, राइट? तो यहाँ पे एक जीरो FIR रजिस्टर होगी विच विल बी ट्रांसफर्ड टू सेक्टर 1 पुलिस स्टेशन. Right? Understood? Now let's just talk about zero FIR. FIR that can be registered at any police station regardless of the jurisdiction. Right? I hope this is clear. Now, what is the purpose? It prevents delay, particularly in sensitive cases, that is sexual offenses. Right? अब यहाँ पे एक और example ले सकते हैं हम. Let's say this is a girl A, and this is an offender B, and you are the witness. Right? आप witness हो यहाँ पे. Right?
Now, this person has raped this girl A, right? And you somehow have witnessed the condition of A, right? Now, when she was raped, she was in sector 1, right? Now she has come to sector 2, right? You're near sector 2 and you got to know about this girl, and then you register your complaint in sector 2, right? Nobody can say no, we won't file your FIR here. Rather, sector 2 police station will file your FIR, which will be a 0 FIR, and they will send this FIR to sector 1 police station. I hope this is clear, right? Now, moving ahead, we will be talking about the legal basis. So, Supreme Court guidelines not codified in CRPC but widely accepted. So, अब 0 FIR का जो provision है वो कहीं CRPC में नहीं दिया हुआ, but Supreme Court की guidelines के according 0 FIRs can be filed, right? Now, moving ahead, so that was all for today's class, right? But I have an activity for you guys which I want you to participate in. Now let us see what the activity is. Imagine a scenario where a person is detained without formal arrest or charges because the police suspects that he might commit an offense in the future. He is kept in custody for 10 days, right? समझ आ गया? एक इंसान है जिसको 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है, that is he has been detained in the police custody for 10 days without any offense, without any formal arrest, right? Now you have to think about, is this preventive detention? The first question is this preventive detention or a violation of personal liberty under Article 21? So question here is preventive detention versus Article 21. This is the first question for you guys. Second question, what safeguard does the Constitution provide in such situations? So safeguard का मतलब है आपको rights बतानी है कि उसके पास अभी क्या rights है, right? Accused के पास क्या rights है? Can you find a real life case? अगर आपको कोई real life case मिलता है, do mention its name, right? And you also have to tell that how preventive detention was misused in this case, right? Now you have to write a short reflection in 100 to 150 words and bring it to the next class, right? So this is a quick homework for you guys जो आपको करना है जिससे आपको preventive detention थोड़ा और clear होगा. Apart from this, if you guys have any doubts anywhere in any question in any topic, please comment down in the comment section below, right? With this, I'll rest the class here and I'll see you in the next class.